जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पर्यावरण की श्रृंखला चल रही है उसी में ये अगला वीडियो है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण के लेकर के आए हैं, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है पहले और सभी लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्न, तो फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, सभी लोगों को जुड़ना जरूर है। IAS स्टडी ट्रैक, जहां पर PDF मटेरियल पूरा का पूरा सेंड किया जाता है, तो सभी लोगों को फिर उत्तर बताना है। ठीक है, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक लेकर आए हैं और जो अपना टेस्ट चल रहा है उसमें सभी लोगों को उत्तर भी बताना है। चलिए, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित तो किससे संबंधित है? चार विकल्प है हमारे, चार में से एक उत्तर सभी को बताना है। तो उत्तर क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 130 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, अधिकांश लोगों ने उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से आपको बताना है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। सभी लोगों को पता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त जो क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सभी लोगों को बताना है। 131 मतलब जो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? तब सभी लोगों ने आंसर बताया है क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट कहां पर है? तो सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार से जो है हमारे भारत का ये नक्शा होता है। ठीक है, ऐसे तो यहां पर क्या है? केरल है, और केरल के यहाँ ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहीं पर केरल है, तो केरल में आपको साइलेंट वैली भी पता है, शांत घाटी जिसे कहा जाता है ना? तो शांत घाटी भी आपसे अगर पूछा जाए तो शांत घाटी भी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भी आपको याद रख लेना है, ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहलाते हैं, है ना? अगर आपसे यहां पूछा जाता है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है, तब आपको उत्तर बताना है। चार विकल्प हैं, जल्दी से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? 132 का आंसर सभी लोगों को बताना है कि जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा जाना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत? तब आपका उत्तर क्या होगा? सभी को उत्तर बताना है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जैव विविधता के लिए जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो कौन सा है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, और जो अपनी साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये जैव विविधता के रूप में हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी को आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शांत घाटी कहां पर अवस्थित है? सभी को बताना है। उत्तराखंड में, केरल, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो 133 का मैंने पहले भी आपको आंसर बताया, सभी का आंसर आने चाहिए। सभी लोगों को बताना है कि शांत घाटी जिसे कि साइलेंट वैली कहा जाता है, ये कहां पर है? तब आप सभी का उत्तर आता है। क्या आता है? सभी लोगों ने उत्तर बताया केरल में। केरल में एक पेरियार अभ्यारण्य है, सभी को पता है पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका पता होगा उत्तर होगा केरल में, है ना? और इसी के अंदर सबरीमाला मंदिर है जो करंट में रहा है अभी। तो उत्तर बताना है। फिर हमें फूलों की घाटी कहां पर है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी बताओ। एक फूलों की घाटी पूछी जाती है, एक पूछी जाती है दून घाटी। दून घाटी कहां पर है? तो आपको याद रख लेना है, दून घाटी भी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और देहरादून की जब भी बात आती है तो वन अनुसंधान केंद्र भी यहां पर है, और वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी, वन्य जीव अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? देहरादून में है। तो ये सारी की सारी चीजें देहरादून से संबंधित आपको याद रख लेना है, और है ना? तो सभी को याद रख लेना है। फूलों की घाटी देहरा उत्तराखंड में है, ये उत्तर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लेना, यहां पर एक गलत दिया है। निम्न में से जैविक घटक कौन सा है? आपने पढ़े होंगे पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। ठीक है, तब आपको जैविक घटक बताना है, पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 135 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताएंगे। कौन सा जैविक घटक माना जाता है? तो सभी का आंसर जो आ रहा है कि जो पादप होता है, पादप
यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा। ये जैविक घटक माना जाता है। मृदा, वायु और जल ये अजैविक घटक हैं पर्यावरण के, तो इसका विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों के बिल्कुल सही आ रहे हैं। निम्न में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है? तो कहां पर है, सभी का आंसर आनी चाहिए। सभी लोग बताएंगे कि जो कच्छ वनस्पति है वो कहां पर है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या फिर चंद्रताल में। तब आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। ब्रजेश जी, ज्योति जी, सभी लोगों का आंसर क्या आएगा, कहां पर संरक्षित कच्छ वनस्पति है? तब आपका उत्तर क्या होगा? तब सभी लोगों को पता है कि जो कच्छ है वो कहां पर है, गुजरात में पूछी जाती है। लेकिन कच्छ वनस्पति की अगर बात करिए तो ये गोवा में है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, याद रखना है। और कच्छ का रण अगर पूछा जाता है, कच्छ का रण, तो ये गुजरात में है कच्छ का रण। कच्छ वनस्पति यहां पर अगर बात होती है तो ये गोवा माना जाएगा, यहां पर गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तब आपका उत्तर गोवा होगा। ठीक है, सी नंबर का। नेक्स्ट है समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्या है? सभी को बताना है। समुद्री घास काय का स्रोत माना जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको बताना है, जल्दी से बताओ। समुद्री घास का जो तत्व, मुख्य तत्व पाया जाता है, महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इसका, तो वो क्या माना जाता है? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि समुद्री घास जो है ये आयोडीन, आयोडीन का बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर का इसका सही हो। आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है समुद्री घास, तब ए नंबर का इसका सही होगा। और सभी को पता है कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है, घेंगा या फिर गाइटर नामक रोग हो जाता है। ये सभी लोगों को याद रख लेना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो किस चीज से संकट है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि प्रक्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन या जलवायु जल प्रदूषण से। तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? सभी लोगों को आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे किससे जैव विविधता को अधिकतम संकट माना जाता है। तब आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी से फटाफट से उत्तर बताना है। और दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो बताया है कि किस प्रकार से कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तब आपका उत्तर होगा कैलाश सांखला साहब को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। इस प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाकर मैंने आपको दिया है कि जो है वृक्ष का मित्र किसे कहा जाता है, वृक्ष का मित्र। तब आपका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। अगला क्वेश्चन है समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? तब आपको उत्तर बताना है। एक प्रश्न और आपको बताना है, क्या बताना है, सब लोग बताएंगे। सभी लोगों का उत्तर बताना है, क्या होगा इसका उत्तर? समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से उत्तर बताना है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो उत्तर क्या होगा? और एक आपको बताना है कि पर्यावरण का हीरो किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है एनवायरमेंट हीरो किसे कहा जाता है, ये चीज भी आपको बताना है। और समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है वो कहां पर है? एक कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है समुद्री पार्क। और दो क्वेश्चन आप सभी को बताना है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और पर्यावरण का हीरो किसे कहा जाता है। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है आपका पर्यावरण का हीरो या एनवायरमेंट ऑफ हीरो किसे कहा जाता है। तब आपको उत्तर बताना है। किस कॉन्फ्रेंस का नारा था केवल एक पृथ्वी 140 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्फ्रेंस का नारा था? एक पृथ्वी। तब उत्तर सभी को बताना है। और पर्यावरण का हीरो किसे कहा जाता है, ये चीज भी सभी लोगों को उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा, सभी को फटाफट से पढ़ना। बहुत बढ़िया सालू गुप्ता जी। माइक पांडे को कहा जाता है किसे? माइक पांडे को पर्यावरण का हीरो या एनवायरमेंट ऑफ हीरो कहा जाता है इन्हें, तो याद रख लेना, माइक पांडे को पर्यावरण का हीरो कहा जाता है ना। और भी बताना है क्या है, किस कॉन्फ्रेंस का नारा था केवल एक पृथ्वी। तब आपका उत्तर होगा मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश में सीधे संचालित होता है वो पोषक तत्व कौन सा है? 141 का आंसर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको बताना है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बताना है किसे कहा जाता है। और वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है वो कौन सा है? तब आपका उत्तर होता है कार्बन चक्र, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग उत्तर बताएंगे। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग बताएंगे, पूनम जी, दिलीप जी, आरती जी, अमरीश जी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तब आपको 142 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। और एक चीज और बताना है, जो प्रश्न आपको मैंने दिया है
कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो काय की होती है, जल चक्र में जो है सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, सभी को पता है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। और बहुत बढ़िया नीलू जी, सलीम अली जो कहे जाते हैं, सलीम अली ये बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, बहुत बढ़िया आंसर, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको तीसरा क्वेश्चन बताना है, क्या बताना है कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन माने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो उत्तर बताना है। और सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, सभी लोग बताएंगे, तब फटाफट से उत्तर बताना है। सागरीय जल में जो लवणता पाई जाती है 143 का आंसर जो होगा वो होगा 35%, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में, सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बढ़िया आंसर, स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन साहब माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अधोलिखित में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा को नहीं बढ़ाता तो कौन नहीं बढ़ाता, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सभी को पता है दोस्तों, ये क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव सभी लोग जानते होंगे। तब अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, तब आपका उत्तर क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, अनुज जी, अमरीश जी, संजू जी, प्रमोद जी, अधिकांश लोग जो आंसर बता रहे हैं और अपना आकलन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। और आपने वायुमंडल पढ़ा है, वायुमंडल आपको पता होगा कि वायुमंडल में एक सबसे निचली परत होती है, वो कौन सी होती है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है। और एक और बताना है, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है, तब आपका 145 का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी को कमेंट में बताना है ना। तब आपका उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है, विकल्प नंबर 20 से 30 मीटर, 20 से 30 किलोमीटर, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है ये इतनी होती है। तब एक आपका आंसर है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है वो क्षोभ मंडल मानी जाती है, क्षोभ मंडल सभी को पता है, ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत जाती है। अब नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और पूछेंगे हम, सागरीय जल की लवणता में किस लवणता की मात्रा सर्वाधिक है, तो ये 4 विकल्प हैं। और दूसरा आपका यहां पर एक क्वेश्चन है कि किस परत को, वायुमंडल की कौन सी परत को ओजोन परत कहा जाता है, तो जल्दी से उत्तर बताना है, किस परत को सभी लोगों ने पढ़ा है कि आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सभी की सभी परतें होती हैं, लेकिन आपको बताना है कौन सी परत ओजोन परत के नाम से जानी जाती है, सभी लोगों को बताना है ना, जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उनको पता होगा। तब बहुत बढ़िया भावना जी ने बताया है कि समताप मंडल जो ऐसा है जिसे ओजोन परत कहा जाता है, बहुत बढ़िया आंसर। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो होती है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, पूजा जी, आरती जी, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। परितंत्र में मानव क्या है, परितंत्र आप लोग पढ़ते होंगे, मांसाहारी जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं, सर्वाहारी होते हैं जो मांस और सब खाते हैं, है ना, और जो अपघटक होते हैं, अपघटक के बारे में सभी लोग जानते हैं, इन्हें अपघटक का जो है पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। अपघटक को ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि पृथ्वी में जो सड़े गले भाग होते हैं, सड़े गले चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको अपघटक क्या करते हैं, पोषक तत्वों में बदल देते हैं। जब परितंत्र में मानव क्या है, तब आपका उत्तर होगा सर्वाहारी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों को। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, सभी को उत्तर बताना है और सभी को एक उत्तर बताना है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी शब्द दिया है वो किसने दिया है, जल्दी से बताना है। और जैविक घटकों में कौन उत्पादक माना जाता है, तो जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है, उत्तर क्या होगा। 2 प्रश्न आपको हैं, सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 148 का उत्तर बताना है। अधिकांश लोगों का उत्तर क्या रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो सभी लोगों ने बताया है कि जो हरे पौधे हैं ये उत्पादक घटक हैं। और एक चीज और यहां पर बनती है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितने % होता है, 10% होता है। जैसे हरे पौधे को जो है प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, तो हरे पौधों की जो ऊर्जा है वो 10% यहां से स्थानांतरण होगी प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेनी है। और हैकले साहब जो है इन्होंने क्या किया था,
पारिस्थितिकी शब्द दिया है और टांसले साहब जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से सभी लोगों को याद रख लेना है। तो हैकले साहब इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द दिया है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से भी नियमित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोगों को उत्तर बताना है। 149 का नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या जलवाष्प द्वारा। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि जो समताप मंडल है इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है या ओजोन परत भी कहा जाता है। जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और एक और आपसे विकल्प प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान कहां उड़ान भरता है, कौन सी परत में भरता है? तब आपका उत्तर होता है आयन मंडल। आयन मंडल में जो है वायुयान उड़ान भरती है। तो याद रख लेना वायुयान कहां उड़ते हैं? आयन मंडल में। और 149 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी बताया है जिन्होंने, उनका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? 150 का उत्तर सभी को बताना है। और दोस्तों एक चीज और बताना है, क्या बताना है कि जलवायु इमरजेंसी, जो जलवायु इमरजेंसी है इसको किसने जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना था? मैंने कई बार आपको बताया है, तो जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे कि जो जल्दी से बताओ। और 2019 का पर्यावरण का जो वो था, क्या पर्यावरण दिवस का जो थीम थी वो क्या थी? वायु प्रदूषण थी। पर्यावरण की जो थीम थी, 5 जून को जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण। और जलवायु आपातकाल जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम आपने सुना होगा, इसने बर्ड ऑफ द ईयर चुना था जलवायु आपातकाल को। और निम्न में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो वो नाभिकीय शक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। नाभिकीय शक्ति ये जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तब आपको उत्तर बताना है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? 151 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी लोगों को उत्तर बताना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, सभी लोगों को उत्तर बताना है कि अब जो हमारे वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, अगर आपसे मैं पूछूं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किस जिले में है मध्य प्रदेश के, तब आपको इसका उत्तर भी बताना है। और खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है, तो याद रख लेना है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों के रूप में जाना जाता है। तब ये क्वेश्चन आपको बताना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी का आंसर आना चाहिए। समुद्री खरपतवार में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का? तब आपका उत्तर हमने अभी पढ़ा है। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 150, बहुत बढ़िया आंसर, मंडला में जो है ये पाया जाता है। कौन सा? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। और आपको बताना है कि जो मंडला है, मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और किस प्राणी के लिए जाना जाता है, किस प्राणी का विशेषता है, किस प्राणी का यहां पर संरक्षण दिया गया है, तब आपको बताना है। जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तो होगा कि समुद्री खरपतवार आयोडीन के लिए जानी जाती है। प्रश्न डबल है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको पता है कि जो मंडला है यहां पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, लेकिन यहां पर कौन से जो है, बहुत बढ़िया, कौन सी प्रजाति का बताना है। 12 सिंगा तो है, लेकिन कौन सी प्रजाति का 12 सिंगा के लिए यहां पर वो संरक्षण दिया गया है? तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये तो डबल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर करती है? सभी लोगों को बताना है किस प्रजाति का जो 12 सिंगा है वो माना जाता है। तब ब्रेडरी, बहुत बढ़िया अनुज तिवारी जी, ब्रेडरी प्रजाति का जो 12 सिंगा है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये जीव जाना जाता है, जहां पर इसको संरक्षण प्राप्त है, जो कि मंडला में। बहुत बढ़िया आंसर। एक क्वेश्चन और आपको बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित कि सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वो के वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। सफेद शेरों के लिए बताना है, सफेद शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, ये चीज आपको बतानी है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो स्थायी गैस बताना है कौन सी है। सभी लोगों को आंसर बताना है। उत्तर क्या होगा? सफेद शेरों के लिए कौन सा
जो है राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है सफेद शेरों के लिए। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, जो गिर है वो गुजरात में है ना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सफेद शेरों के लिए जाना जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। और ये नाइट्रोजन के लिए जानी जाती है स्थायी, यहां पर 78% जो है इसकी मात्रा है, और 78 और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर कुल 99 वायुमंडल की 99 जो प्रतिशत गैसें हैं वो जो दो गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीज भी याद रखनी है। समुद्री शैवाल, ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 71% पृथ्वी का तल ढका है तो किससे ढका है? 71% आपको बताना है, जल्दी से उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। और आपका एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि शिवपुरी जो है, शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सभी लोग बताएंगे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में, शिवपुरी एक जिला है, शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सभी लोग बताएंगे। और 71% सभी लोगों को पता है कि जल से ढका है, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। लेकिन शिवपुरी में आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो फटाक से कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। तो इसका तो जल हो जाएगा, है ना, जल इसका सही है। और बताना है हमें कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है, और शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो फटाफट से लिखाना है और जल्दी उत्तर बताओ। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है और शिवपुरी में? बहुत बढ़िया उत्तर किसने बताया है? राजेश प्रजापति ने, कि शिवपुरी में जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत बढ़िया आंसर, माधव राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाता है तो वो शिवपुरी में है। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे जो ठंडी परत है वो मध्य मंडल मानी जाती है। अधिकांश लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो कितने प्रतिशत लुप्त हो गया है? सभी को बताना है, 160 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है, क्या बताना है कि जो हमारी चंबल नदी है वो कहां से निकलती है? सभी को उत्तर बताना है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो क्वेश्चन आपको फटाक से बताना है। और कितना प्रतिशत जो है लुप्त हो गया है? तो वो हो गया है 10%, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को बताना है चंबल नदी कहां से निकलती है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो आ जाता है वो क्या आता है? वो आता है दोस्तों, सभी लोगों को आंसर बताना है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से जो है तो किसके कारण है जलवायु परिवर्तन? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण, या फिर उपर्युक्त सभी। तब आपका 161 का आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब सभी लोगों को आंसर आ रहा है उपर्युक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका होगा, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, प्रदूषण। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका उत्तर होता है 16 सितंबर को। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। और ग्रीन हाउस प्रवास में सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की होती है। ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो आपको बताना है 162 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 162 का उत्तर अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर, या फिर कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तब उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 162 का आंसर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे, फटाफट से लिखना है, जल्दी बताओ। तब आपके 4 विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर जिसका भी आया है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो कहां पर नहीं किया गया? सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। और आपको एक और क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि ग्रीन आर्मी का गठन किस राष्ट्र ने किया है, कौन से देश ने किया है? उत्तर सभी लोगों को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? और 163 का आपको उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा भारत में। भारत में, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही होगा। और ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया है? सभी लोगों को आंसर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया है? एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का गठन किया है, किसने उत्तर बताया है? मनीषा जी शुक्ला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और बता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी आप लोगों को बताना है। और एक प्रश्न और हम आपसे पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं? सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया।
सभी लोगों के बिल्कुल आंसर आ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है, मतलब जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किसके कारण होती है? 165 का आंसर सभी लोगों को बताना है, सभी मित्रों को बताना है, जल्दी से बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किसके कारण होती है? सभी लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस किसी वायुमंडल की किसी बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सभी ने बताया है। बहुत बढ़िया है। निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रतिशत करता है, तब 0.8 डिग्री सेल्सियस इसका सही होगा, विकल्प नंबर सी, है ना। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस हमें बताना है कौन सी हरित गैस नहीं है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 में से एक का उत्तर सभी लोगों को बताना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, सभी लोग उत्तर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, है ना। और कौन सी हरित गैस नहीं है, तब आपका उत्तर हो जाता है कि नाइट्रोजन, ये हरित गैस नहीं मानी जाती। और मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और किस नदी पर बना है, सभी लोगों को बताना है। और किस में जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो किस में किया जाता है? 168 का आंसर हमें बताना है। और नेक्स्ट बताना है कि चचाई जलप्रपात, और चचाई जलप्रपात कहां पर बना है, कौन सी नदी पर बना है, ये चीज भी आपको बताना है। चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है मध्य प्रदेश का, और बहुत बढ़िया ये बीहड़ नदी पर बना है। बहुत बढ़िया अध्ययन सभी लोगों का। चचाई जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों का एकदम सटीक आंसर आ रहा है। और जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत है तो वो आई स्कोर है। आई स्कोर यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने शिवकांत पुष्पेंद्र जी, है ना, बहुत बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट बात करनी है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है तो क्या होता है? 160, है ना, किसके कारण होता है वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन? नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर हाइड्रोकार्बन के कारण? तो सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 169 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आपको बताना है, एक क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन है कि नर्मदा जो नदी है वो नर्मदा नदी कहां से निकलती है ना, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम कहां से होता है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो 3 क्वेश्चनों के आपको उत्तर बताना है, क्योंकि आपको नदियां भी पढ़ना है, जलप्रपात भी पढ़ना है, अभ्यारण्य भी पढ़ना है, उद्यान भी पढ़ना है, इनको सभी को जो है याद करना है। तब सभी का उत्तर क्या आ रहा है? अमरकंटक। बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका सही उत्तर होगा, है ना। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और 1077 इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में, है ना। सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। और टोटल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया आंसर। और जो नर्मदा नदी है इस पर, इसको किस देश, किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, तब आपको उत्तर बताना है। फटाफट रखेंगे, जल्दी से फटाफट उत्तर बताना है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो कौन सी करती है? 170 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया है। तो हमें खेल खेल में पढ़ते पढ़ते कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको याद करना है, उनको सीखना है। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 170 का, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो जलवायु से होती है कृषि, है ना। कृषि सर्वाधिक प्रभावित होती है। सभी लोगों को पता है कि जलवायु में परिवर्तन होता है तो कहीं पाला पड़ता है, कहीं तुषार लगता है कृषि में, कहीं विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो कृषि प्रभावित होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सभी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। अपना आज का जो आधा घंटा है वो खत्म होता है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहां पर जो है ना, तो क्या कर दिया,
यहाँ पर अपन ने बहुत सारे प्रश्नों पर जो है तैयारी की है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की है, चाहे वो अभ्यारण्य हो, चाहे वो जलप्रपात हो, चाहे उद्यान हो, चाहे नदियों हो, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर बताए हैं। इस सारे के सारे प्रश्न आपके पर्यावरण के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वन भी आपके पर्यावरण में आएंगे, नदियां भी आपकी पर्यावरण में आएंगी और आपकी जो घाटी हैं वो भी पर्यावरण में आएंगी, है ना, सर्वाधिक जो चोटी हैं वो भी आएंगी। तो ये सारी की सारी क्लासें अपन को याद करना है, सभी लोगों को याद करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ज्योति जी, दिलीप जी, सुरेश जी, सभी लोग लाइक कर जरूर कर देना। और पर्यावरण का अपने इसी टाइम टेस्ट होता है, जो भी आपको, है ना, पिंकी सिंह जी क्या कंफ्यूज हो गई, सभी लोग बताएंगे। नीलू जी, है ना, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सुनीता जी, विभुन जी, पूनम जी, सुरेंद्र जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है। बहुत सारे लोग, लगभग 2500 लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, जहां पर सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। सभी को पीडीएफ आदि स्टडी मटेरियल बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सभी को प्रेषित किया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और अपन को क्या करना है, उससे जुड़ जाना है और पीडीएफ आदि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलता है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। सभी लोग जो है मैथ्स की अपनी पेडागोजी की क्लास होती है, मैथ्स की पेडागोजी की 2:30 बजे, उससे जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। रहन जी, अखिलेश जैन जी, पूनम जी, ठीक है, दुर्गा जी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। मालती जी, मोहम्मद फरीन जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 7:15 पर आपकी बाल विकास की क्लास होगी और इसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।